गुड मॉर्निंग, मैं वरुण सिंह। क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय के दूसरे लेक्चर के साथ आज हम खड़े हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। और हम ये दूसरा लेक्चर में पढ़ाएंगे कि पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जितना लाभ मिल रहा था वो हम देख रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉस्मोपॉलिटियन है, वो सब जगह पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे चीजों को बनाने में मदद करते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, पनीर का बनना या विनेगर का बनना, अल्कोहल से विनेगर का बनना, इन सभी चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा हाथ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब जो हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड एंड ब्रेड्स। इसमें क्या होता है कि मिल्क इज टर्न्ड टू कर्ड। मिल्क, दूध जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, मिल्क इज टर्न्ड टू कर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ही, मतलब दूध को दही में बदलने में जिम्मेवार कौन होता है? बैक्टीरिया। तो मिल्क हम लोग लेते हैं और मार्केट से कभी कभी घर में मम्मी लोग कहती हैं जोरन ले आने के लिए, तो उसमें क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है दही में, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड। दूध से दही में बदल जाता है कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये पूरी तरह से दूध दही में बदल गया, मतलब इसमें पूरी तरह से रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इसलिए अगर कोई पूछेगा कि दूध से दही ये बनने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया हो गई? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। अब दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह का केमिकल चेंज कौन लाया? ये हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लाया, दूध से दही में बदल दिया। कर्ड में कंटेन्स, इसमें भी क्या होता है? कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे दही में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस बैक्टीरियम, ये बैक्टीरियम है, इस तरह के बैक्टीरियम का। ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट, लैक्टोबैसिलस प्रमोट conversion of milk to curd। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये प्रमोट करता है दूध से दही में बनने के लिए, और ये बैक्टीरिया के द्वारा हुआ रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। मिल्क टू कर्ड इज अ केमिकल चेंज ऑल्सो। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन भी है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क, ये बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन द मिल्क। क्या करते हैं? 1 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहां मल्टीप्लाई करते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया multiply in the milk, ये मिल्क में ही मल्टीप्लाई करते हैं एंड प्रमोट द कर्ड फॉर्मेशन। बैक्टीरिया जो है वो दूध से पनीर में बदलने में भी सक्षम है। बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड ऑल्सो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया also convert milk to cheese in making of cheese। अब इसमें चीज में क्या होता है? ये साइक्रोमाइक्रोसिबेरी जैसा कोई बैक्टीरिया है वो बदलता है। और पिकल्स के पिकल में भी यूज होता है बैक्टीरिया, ये अचार में भी यूज होता है। ये बैक्टीरिया पनीर के बनाने में यह इस्तेमाल होता है। एंड मेनी फूड आइटम्स, एंड
मैनी फूड आइटम्स बनाने में, मैनी फूड आइटम्स को बनाने में ये इनका इस्तेमाल होता है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर, देखिए बैक्टीरिया, ये तो बैक्टीरिया हो गया, इसके भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और ईस्ट जो हो गया, ईस्ट हम लोग पढ़े हैं 6th क्लास में कि इट इज यूनिसेलुलर फंजी, यूनिसेलुलर, ये एक यूनिसेलुलर क्या है, फंजी है। हेल्प इन फर्मेंटेशन, ये हेल्प करता है, हेल्प इन फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन में मदद करता है। ये यूनिसेलुलर फंजी, बैक्टीरिया एंड ईस्ट दोनों ही फर्मेंटेशन में भाग लेते हैं। बैक्टीरिया एंड ईस्ट बोथ टेक्स पार्ट इन फर्मेंटेशन। यहां बैक्टीरिया एंड ईस्ट both are helpful for fermentation, ये फर्मेंटेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड डोसा बैटर, राइस के फर्मेंटेशन के लिए, एंड डोसा बैटर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, ईस्ट जो है बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं रैपिडली टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फर्मेंटेशन में इसमें क्या होता है, ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट, जैसे कि मान लीजिए ये शुगर है आपका, नेचुरल सोर्स का शुगर फ्रॉम नेचुरल सोर्स, शुगर जो नेचुरल सोर्स से है उस पर ईस्ट जो है उसके साथ दो एंजाइम्स होते हैं, एक इन्वर्टेज, ईस्ट के पास इन्वर्टेज नामक एंजाइम होता है जो शुगर को क्या में बदल देता है, टर्न टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इसको बदल देता है किस चीज में, ग्लूकोज प्लस ये फ्रुक्टोज में इनको बदल देते हैं। सी हियर, देखिए शुगर की बात करेंगे तो कोई भी शुगर अगर कहीं भी शुगर कह दे तो शुगर के लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा, C12H22O11। ये शुगर इस पर ईस्ट का जो, जैसे ईस्ट इस पर अपना आक्रमण करेगा तो वो इन्वर्टेज एंजाइम सीक्रेट करेगा और इन्वर्टेज उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देगा। ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6। ये दोनों यही ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में इनको बदल देते हैं। मतलब शुगर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बदलना एक फर्मेंटेशन प्रक्रिया का यह चरण है। मतलब ईस्ट में जो एंजाइम होते हैं एस, वो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, मतलब कन्वर्सन को फास्ट करते हैं। जिसके नाम के अंत में ASE लग जाए वो एंजाइम समझेंगे। जिस कार्बनिक, मतलब अगर बात करें दोज ऑर्गेनिक molecules whose name ends with ASE is called एंजाइम। इसको क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। बच्चों ये सब नोटिस करेंगे कि वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका नाम का अंत ASE से होता है वो एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उनके बॉडी से निकलने वाला वो केमिकल सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे शरीर के अंदर, सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है।
ये सब तेज करते हैं, रिएक्शंस को फास्ट करते हैं। जैविक रिएक्शन को फास्ट करने वाले को एंजाइम कहते हैं। जैविक रिएक्शन को फास्ट करने वाले को एंजाइम कहते हैं। शरीर के अंदर जितना भी बहुत सारा रिएक्शन चल रहा है और उनको अगर उनके बिना जो है हमारा कुछ ऐसे भी चीज है जो एंजाइम उनके रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और एंजाइम के नाम के अंत में एएसई लगा रहता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है, कि कैटलिस्ट वैसे पदार्थ होते हैं जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन को फास्ट करते हैं। कोई रिएक्शन अगर 10 घंटा में हो रहा है तो उसको मिनटों में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक ये हमारे शरीर के अंदर की नहीं। और वही काम वही चीज अगर हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है तो अगर रिएक्शन को फास्ट कोई कर रहा है तो वो एंजाइम है। और जितने भी एंजाइम का नेम होगा उसके नाम के अंत में एएसई लगा रहेगा। नेम का एंडिंग होगा एएसई। जैसे इन्वर्टेज, तो नाम से क्या पता चल गया बच्चों, ये एंजाइम है, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। तो यहां पर फर्मेंटेशन कैसा चीज होता है कि फर्मेंटेशन से शुगर से अल्कोहल बनाया जाता है। यहां पर तो शुगर से अल्कोहल का कन्वर्सन ही फर्मेंटेशन है। ये एनारोबिक अभिक्रिया है। देखिए फंजी है तो वो कभी भी एनारोबिक प्रोसेस को ही हैंडल करेगा, बिकॉज ईस्ट हियर इज ईस्ट। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, मतलब यहां पर अगर C6H12O6 है, इसमें अगर फिर ईस्ट ही रहेगा। ईस्ट के पास दो एंजाइम, एक होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज के प्रोसेस में ये अल्कोहल में बदल जाता है। देखिए इसको अल्कोहल प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो ईस्ट ग्लूकोज से अल्कोहल में बदलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वही रोटी को, ब्रेड्स को, ये सब फुलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में ब्रेड फल्फी, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को फल्फी बनाता है। तो हमने बताया कि ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में बदला, फर्मेंटेशन हुआ मतलब शुगर से बदल गया अल्कोहल में। शुगर से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहे हम लोग, फर्मेंटेशन हुए। और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है फर्मेंटेशन। शुगर से अल्कोहल में बदलना फर्मेंटेशन कहलाया। शुगर से पहले ग्लूकोज में बदला, ग्लूकोज से फिर आपको अल्कोहल में बदल गया। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि इसको ग्लूकोज कहेंगे, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बन गया अल्कोहल। अल्कोहल मतलब अल्कोहल, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड ये प्रोसेस आपका हो गया फर्मेंटेशन का, शुगर से अल्कोहल में बदलना। अब ईस्ट जो भी CO2 गैस निकलता है जब ब्रेड इंडस्ट्री में जाएंगे, वो ईस्ट के द्वारा ही, ईस्ट के फर्मेंटेशन से ही CO2 गैस निकलता है। और ब्रेड को, पावरोटी देखते हैं कितना फूला फूला दिखाई देता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बेकर्स ईस्ट कहते हैं इसको। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से उनको फुलाते रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब बबल्स ऑफ CO2 गैस फिल द डफ, जितने भी गैस होंगे वो डफ में भर जाते हैं और उनको एकदम फुलफुला बना देते हैं, फल्फी बना देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फर्मेंटेशन के बाद ये अब यहां देखेंगे बबल्स ऑफ CO2, बबल्स ऑफ CO2, बबल्स ऑफ CO2, यहां पर CO2 का बुलबुला, बबल्स ऑफ CO2 फिल द डफ, फिल करता है, फिल द डफ। इडली डोसा बनाते हैं, बबल्स ऑफ CO2 फिल द डफ एंड इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम, एंड इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम। उनके आयतन को क्या करता है, जैसे रोटी वगैरह जो चावल उवल लेके छोड़ दीजिएगा तो उसमें देखिएगा तो फल्फी हो जा रहा है। क्यों? बिकॉज ईस्ट जो है वहां कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, शुगर से कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब वॉल्यूम, दिस इज द बेसिस ऑफ यूज, यही चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट, बेसिस ऑफ द
use of this is the basis of the use of yeast in baking industry. जहां भी बेकिंग इंडस्ट्री है वहां ईस्ट है. इंडस्ट्री एंड मेकिंग ब्रेड, pastries and cake, and making what? Bread, pastries and केक के भी निर्माण में ये भाग लेते हैं. तो देखिए जो ईस्ट है, जहां भी ईस्ट रहेगा याद रखिए कि वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और शुगर को जब अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे. वो गैस अगर डफ में है, चाहे साना हुआ चीज में है, तो उसको क्या करेगा? उसको फुलाता है. मतलब उस पर कार्बन डाइऑक्साइड का बबल जैसे पास होता है तो वो फूलने लगता है. तो ये था. अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बबल्स के बारे में. हम लोग ईस्ट के बारे में पढ़े. ईस्ट और बैक्टीरिया हेल्प्स इन द फर्मेंटेशन. अब जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हम लोग चलेंगे कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अभी जो पढ़े उसी को थोड़ा रिपीट करना है. कॉमर्शियल यूज ऑफ कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. दैट इज, इसमें क्या है? इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड सो कॉल्ड, इसको विनेगर कहते हैं, सो कॉल्ड विनेगर. कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यहां पर याद रखेंगे कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, alcohol and wine by yeast. Commercial production of alcohol and wine by yeast. So yeast को कॉमर्शियली प्रोड्यूस कराते हैं. कहाँ प्रोड्यूस करेंगे? ये नेचुरल शुगर पर इनको हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं. कॉमर्शियली मतलब इसमें क्या है कि सो ईस्ट आर ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर. ईस्ट को कहाँ ग्रो कराया जाता है? ईस्ट यूनिसेलुलर फंजी है, बोल रहे हैं, याद रखिएगा. यूनिसेलुलर फंजी है ये. द ईस्ट आर ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर. ईस्ट कहां ग्रो होते हैं? नेचुरल शुगर कहां पाया जाएगा? राइस में, मिलनेट्स में, ज्वार में, बाजरा में, ये सब चीज में नेचुरल शुगर पाए जाएंगे. नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स. कहां प्रेजेंट होते हैं नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स. ये अनाज में प्रेजेंट होते हैं. नेचुरल शुगर्स आर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ली, व्हीट एंड राइस. ये देखिए नेचुरल शुगर का अर्थ है ये नहीं कि आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं. नेचुरल शुगर का अर्थ है जो इस बार्ली में हो, गेहूं में हो और राइस में हो, वहीं पर ईस्ट को ग्रो कराया जाता है. और क्रस्ट फ्रूट जूस, और क्रस्ट जहां फ्रूट जूस बहुत क्रस्ट होंगे, क्रस्ट फ्रूट जूस में इनको ग्रो कराया जाता है. फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. पहला ऑर्गेनिक एसिड जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से हुआ था उसका नाम था लैक्टिक एसिड. याद रखिएगा पहला एसिड जो माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से प्राप्त हुआ था उसका नाम था लैक्टिक एसिड. और
एंड फर्मेंटेशन का अर्थ क्या हुआ कि इस फर्मेंटेशन का अर्थ अब लिखेंगे यहां पर व्हाट इज फर्मेंटेशन, यहां पर फर्मेंटेशन का अर्थ क्या हुआ बच्चों, फर्मेंटेशन का अर्थ हुआ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन, द प्रोसेस ऑफ conversion of alcohol of sugar, process of conversion of sugar to alcohol, आपके अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया ही फर्मेंटेशन है। और इसके डिस्कवरर थे लुईस पास्चर। ये लुईस पास्चर सबसे पहले डिस्कवर किया। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, ये याद रखिएगा, डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। लुईस पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन का खोज किया इन 1857, एकदम स्वतंत्रता संग्राम जब भारत में था उसी समय, इन 1857 में लुईस पास्चर ने, इन 1857, इन 1857 लुईस पास्चर डिस्कवर्स फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, शुगर अल्कोहल में बदल जाते हैं। इसमें तो कॉमर्शियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे बैक्टीरिया और फंजाई, ये अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, इसको बनाने में ये मदद करते हैं। ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सीगर, और पहला ऑर्गेनिक एसिड जो बना था वो सबसे पहला नेचुरल, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। इसको नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ये पीछ काम करेगा, दो आपके बुक में हो या नहीं हो, लेकिन इसको नोटिस कीजिएगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड was produced by microbial fermentation के दौरान बनने वाला फर्मेंटेशन के दौरान बनने वाला पहला ऑर्गेनिक एसिड था, वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां पाया जाता है, दूध से दही में बदलने में, लैक्टिक एसिड ये पहला ऐसा एसिड था जो कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से प्राप्त हुआ। फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन वाज लैक्टिक एसिड, इसको नोटिस कर लीजिए। लैक्टिक एसिड ही पहला ऑर्गेनिक एसिड था जो कि फर्मेंटेशन द्वारा तैयार किया गया पहला ऑर्गेनिक एसिड, तो ये था लैक्टिक एसिड। अब हम लोग लैक्टिक एसिड को देखा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड था, इट वाज योर फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड देख रहे हैं, एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला भी याद रखेंगे तो काम करेगा। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं सब वीक होते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो एसिटिक एसिड, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब 5 to 8% solution, 5 to 8% solution of acetic acid in water is called विनेगर। इसको हम लोग
विनेगर कहते हैं। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ, या डाइल्यूट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, परसेंटेज आप हटा भी सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? अचार उचार बनाने के समय में, ये सब में विनेगर का उपयोग करते हैं। तो बैक्टीरिया पहले हम लोग क्या देखे कि हम लोग देखे कि शुगर था बच्चों, फर्मेंटेशन में शुगर से बना अल्कोहल, किसके द्वारा बना? शुगर से बना अल्कोहल ईस्ट के फर्मेंटेशन से, और अल्कोहल से हम लोग क्या बना रहे हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, अल्कोहल से एसिटिक एसिड में कौन बदल रहा है? वो बैक्टीरिया बदल रहा है। ये फंजी था, अल्कोहल में जो बदला वो ईस्ट जो है वो फंजी है, और अल्कोहल से एसिटिक एसिड में जो बदल रहा है वो जो है यहां पर ये बैक्टीरिया है। अल्कोहल से एसिड में बदलने वाला कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, इसका नाम है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी। तो ये जो था, अब जो है यहां पर एसिटोबैक्टर एसिटी इज, एसिटोबैक्टर एसिटी ये बैक्टीरिया था। तो शुगर से अल्कोहल में कौन बदलता था? ईस्ट। ईस्ट क्या है? फंजी, नॉन ग्रीन प्लांट है, ये डिकम्पोजर है आपका, लेकिन शुगर से अल्कोहल में ये भी बदलता है, और ये अल्कोहल से एसिटिक एसिड में बैक्टीरिया भी बदलता है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है, ईस्ट का भी बहुत सारे वेराइटीज है। तो बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये अल्कोहल से एसिटिक एसिड में बदल देता है। तो फर्स्ट अल्कोहल इज मेड बाय ईस्ट। ये पहले चरण में क्या बनता है? अल्कोहल कौन बनाता है? शुगर से ईस्ट बनाता है, और अल्कोहल से एसिड कौन बनाता है? ये दूसरे चरण में बैक्टीरिया आपका बना देता है। तो यहां पर था एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? विनेगर। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। डाइल्यूट मतलब इसमें कम डाइल्यूट हो, एसिटिक एसिड की मात्रा बहुत कम हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं हम लोग? विनेगर कहते हैं। तो बच्चों ये था। अब मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यह है कि जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर आपको प्रतिजैविक एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे या तो एंटीबायोटिक के टैबलेट्स हो, एंटीबायोटिक के कैप्सूल्स हो, या पेनिसिलिन के इंजेक्शन हो। इन सभी दवाओं का स्रोत सूक्ष्म जीव होता है। सोर्स ऑफ ऑल दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? तो दैट इज, हम कभी भी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर साहब क्या दिए? पहले एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, जैसे एंटीबायोटिक के टैबलेट, एंटीबायोटिक के कैप्सूल, एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन के इंजेक्शन, पेनिसिलिन का इंजेक्शन। तो इन सभी दवाओं का स्रोत क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये दवाएं रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं, दिस एंटीबायोटिक्स या तो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं उनको मार देते हैं, या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, और ऐसे दवाएं को प्रतिजैविक कहलाते हैं। जैसे रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को या ऑर्गेनिज्म को जो मार दे या उनके ग्रोथ को रोक देता है, तो उनको हम लोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जा रहा है आजकल, और जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सब के स्रोत माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और जिनका स्रोत है अब बैक्टीरिया है, फंजी है, ये सब भी इनका स्रोत है। कुछ एंटीबायोटिक्स की नाम लेंगे तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स को हम विशिष्ट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स द्वारा ही तैयार करते हैं, एंड आर यूज्ड टू क्योर वेरियस डिजीज,
और ये हमारे बहुत सारे रोग का निदान करते हैं। एंटीबायोटिक्स को कभी कभी जीव जंतुओं के खाना मतलब लाइव स्टॉक के साथ ही मिला दिया जाता है, जैसे पोल्ट्री में चिकन को, और क्या होता है कि ताकि उनमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो पाए। तो हम लोग क्या कहें, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, विनेगर। तो अब जो है हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके पीछे हम लोग जो पढ़े थे वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट थे, अभी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखे हैं। तो व्हेन वी गो टू डॉक्टर के पास गए आप या हम, डॉक्टर ने क्या दिया, गिव्स एंटीबायोटिक। डॉक्टर साहब हमें एंटीबायोटिक देते हैं, और एंटीबायोटिक्स में किस तरह के, एंटीबायोटिक के टैबलेट या एंटीबायोटिक के कैप्सूल देते हैं, कैप्सूल, या पेनिसिलिन के इंजेक्शन, ये चीज देते हैं, पेनिसिलिन के इंजेक्शन देते हैं। तो डॉक्टर ये चीज देते हैं, और इन सभी चीज का सोर्स की बात करेंगे। ये जो है एंटीबायोटिक के टैबलेट, एंटीबायोटिक के कैप्सूल, पेनिसिलिन के इंजेक्शन, इनका सोर्स कौन हुआ, निकालने लाने वाला सोर्स है सूक्ष्म जीव, सोर्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर ये आपका हो गया बैक्टीरिया एंड फंजी, ये सोर्स हो गया बैक्टीरिया और फंजी। देखिए, व्हाट डज डॉक्टर गिव्स यू, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक टैबलेट, एंटीबायोटिक कैप्सूल या पेनिसिलिन का इंजेक्शन, इन सब का सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं माइक्रो और एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक हिंदी में कहते हैं। तो एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, ये देखिए, एंटीबायोटिक्स या तो किल्स द, या तो ये किल कर देता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हो गया, मतलब एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं या स्टॉप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देते हैं या किल कर देते हैं। तो ये था हमारा एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स, ऑल सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, ऑल सोर्सेस ऑफ बायोटिक्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इनके स्रोत है। ऑल सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स नाउअडेज, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स nowadays is obtained either by bacteria or by fungi। इनसे भी ये एंटीबायोटिक्स निकाले जा रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स के सबसे बड़े स्रोत में बैक्टीरिया या फंजी भी हैं। तो फंजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो सम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, सम एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये हो गया, एक हो गया स्ट्रिप्टोमाइसिन, दूसरा हो गया टेट्रासाइक्लिन, और तीसरा है इरिथ्रोमाइसिन। क्या है, इरिथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ
ज्यादा स्केल पर वर्क करते हैं, कुछ खास के लिए वर्क करते हैं, कुछ लिमिटेड के लिए वर्क करते हैं। तो इस तरह के एंटीबायोटिक्स की भी आगे क्लासिफिकेशन है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स में सीन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आपके एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स को कभी कभी जानवरों के फॉडर के साथ भी मिला दिया जाता है ताकि उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। समटाइम्स एंटीबायोटिक्स इज ऑल्सो मिक्स्ड विथ द पोल्ट्री और एनिमल फॉडर। कभी कभी इनको पोल्ट्री या एनिमल फॉडर के साथ भी मिला दिया जाता है कि इनको भी छोटे जीवाणुओं से लड़ने में सहायता मिल सके, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ जीवाणु हैं। तो इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स आर इवन mixed with feed of livestock, feed of livestock। एंटीबायोटिक्स को मिक्स करते हैं कहा, फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री check the infection from ऑर्गेनिज्म से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए इनमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो चेक द इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यू मे राइट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स ही बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स ही बोलते हैं। और हम लोग एंटीबायोटिक्स को कभी कभी जानवरों के भोजन के साथ मिला के भी देते हैं, और उनके जैसे पोल्ट्री वगैरह में भी दिया जाता है ताकि उनमें कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संक्रमण ना हो, तो ये चीज था, और दूसरे अन्य जानवर को इन्फेक्ट नहीं करे। तो स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमने पढ़ा। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। तो हम लोग तो देखें, वी हैव स्टडीड द केस ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस 19 वाज मोस्ट ड्रास्टिक सिचुएशन, वो बहुत ही गंभीर सिचुएशन था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कोई भी जो था एंटीबायोटिक्स को असर नहीं करता है। क्या है कि वायरस जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स, यहां पर देख लीजिएगा बच्चों, पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव against cold flu, against cold and flu, as they are spread by virus। वायरस वाले पर लगता है एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग बहुत सारे प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने में भी किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड टू क्योर वेरियस प्लांट डिजीज। बहुत सारे पौधे के रोग को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, कभी भी आप लें तो ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, मतलब एंटीबायोटिक्स लेने की अपने मन जब मन तब खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स should be taken by the advice
ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के एडवाइस पर, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो आपका एक कोर्स होता है, यू शुड कंप्लीट द कोर्स, मतलब कि यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स एंटीबायोटिक्स, द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, एंटीबायोटिक्स मस्ट बी completed by the prescription of डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। एंड एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरीली नहीं लेना चाहिए, यू शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स अननेसेसरीली, बिकॉज ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी इनके चलते खत्म हो जाते हैं। इसलिए यहां लिख दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स आर नॉट टेकन unnecessarily, otherwise it also kills useful bacteria, otherwise it also kills what? Useful bacteria, देखिए ये एंटीबायोटिक्स है, बिना मतलब का नहीं लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स का आप उपयोग बिना मतलब के नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज आपके अंदर यूजफुल बैक्टीरिया भी हैं, हो सकता है कि इनका असर उन पर हो जाए और उन पर होने से आपके सिस्टम के अच्छे बैक्टीरिया गॉन होते जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ एंटीबायोटिक्स, हमेशा टेकन अंडर द एडवाइस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वेल नोन डॉक्टर। तो सो स्टूडेंट, ये हमारा जो क्लास था, क्लास 8 और साइंस का क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय का दूसरा लेक्चर आज समाप्त होता है। अगले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए यू ऑल सबको हम थैंक यू कहते हैं फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।